गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों आज है 10 अगस्त 2021 और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। देखिए मेरे लिए भी एक चैलेंज है, दिन भर बिजी रहने के बाद, इतनी थकान होने के बावजूद भी ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है कि मैं आपके लिए एक एनालिसिस लेके आता रहूंगा। और मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी अपने आप को चैलेंज कीजिए और नई नई चीज़ों को सीखिए। अपने जो शेड्यूल आपने बना रखा है आपके यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस शेड्यूल का प्रॉपरली फॉलो कीजिए। जब हम आपके लिए चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली आपको खुद के लिए ये चैलेंज लेना चाहिए, क्योंकि जर्नी थोड़ी लंबी है, टफ है, लेकिन हम लोग अगर इसमें साथ रहेंगे, हम आप एक दूसरे का साथ देंगे तो डेफिनेटली आप अपने जो है सक्सेस के पॉइंट तक पहुंच सकते हो। चलिए ज्यादा डिले नहीं करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज अबाउट आईपीसीसी। कल भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको। आईपीसीसी क्या है कि रिपोर्ट आने वाली है जो इसकी असेसमेंट रिपोर्ट 6, उसके बारे में आपको बताया था। देखिए कभी कभी इंडियन एक्सप्रेस वाले थोड़े ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और किसी टॉपिक के बारे में ज्यादा ही एडिटोरियल और आर्टिकल्स डालते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ, क्लाइमेट चेंज को लेके 3-4 आर्टिकल इन्होंने डाल दिए, जबकि ये पूरा पोर्शन एक ही आर्टिकल में कवर हो सकता था। बट एनीवेज क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है, तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से इन्होंने इसमें ज्यादा पोर्शन कवर किया। तो देखते हैं आईपीसीसी क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को लेके जो सबसे बड़ी बॉडी है जिसे कहा जाता है यूएनएफसीसीसी, है ना, जिसके अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, जहां पे दुनिया भर के यूनाइटेड नेशन के अंदर जितने भी कंट्री हैं वो सब लोग आके मिलते हैं, बैठते हैं और क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चा करते हैं। और जो भी स्टेप लेने हैं क्लाइमेट को जो है मतलब ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए, वो सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस अग्रीमेंट वगैरह सब आपको पता होगा, है ना। तो ये जो पेरिस अग्रीमेंट होता है या क्योटो प्रोटोकॉल होता है, जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, ये ऐसा इनको जो साइंटिफिक एविडेंस देता है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में, कि क्लाइमेट चेंज ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, साइंटिफिक एविडेंस जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये उनका बहुत बड़ा ग्रुप होता है। और साइंटिफिक एविडेंस ये दुनिया को, यानी कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनको एक साइंटिफिक एविडेंस देते हैं और उनको बताते हैं कि देखो भैया, क्लाइमेट चेंज इज ए रियलिटी, अभी भी जाग जाओ, अच्छी पॉलिसीज बनाओ, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करो, अगर आपको धरती का जो फ्यूचर है वो सिक्योर करना है तो ये साइंटिफिक एविडेंस देने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपको ये पता होना चाहिए, इनके पास पूरी साइंटिफिक टीम होती है। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया, अभी ये अलग अलग पहले भी 5 असेसमेंट रिपोर्ट ये निकाल चुके हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन किया था परसों। अभी जो है ये 6ठी रिपोर्ट निकालने वाले हैं, 6th असेसमेंट रिपोर्ट। इसकी अभी जो है पहला वॉल्यूम आया है, दूसरा वॉल्यूम जो है वो दिसंबर तक आ जाएगा। अभी जो ये वॉल्यूम आया है इसका टाइटल है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। दिस इज द टाइटल ऑफ दिस फर्स्ट रिपोर्ट। और इसमें इन्होंने एक चीज बड़ी खतरनाक बोली है, हमेशा बोलते हैं ये लोग। इन्होंने कहा है कि जो हीट वेव्स हैं और जो ड्रॉट्स हैं और जो रेनफॉल के इवेंट होते हैं और जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज होती हैं, दीज आर गोइंग टू बी इंक्रीज्ड इन फ्यूचर। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज इज गोइंग टू बी मोर इन फ्यूचर। तो इन फ्यूचर में वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस मोर ड्रॉट्स, मोर फ्लड्स, मोर हीट वेव्स। ऐसा जो है इस रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में बोला है। और ये कोई छोटी मोटी बड़ी रिपोर्ट नहीं है, इस दुनिया की सबसे बड़ी रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज को लेके, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला है। और इन्होंने और भी कई चीजें कही हैं। इन्होंने कहा है कि देखिए, पेरिस अग्रीमेंट के थ्रू हमें अपनी दुनिया का टेम्परेचर 1.5 डिग्री से नीचे रखने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि 2 डिग्री से ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर 2100 तक, मतलब जैसे 2020 चल रहा है तो 80 साल और बचे हुए हैं, पूरी दुनिया को यह कोशिश करनी चाहिए कि टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री से नीचे रहे। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो दैट वुड बी कैटास्ट्रोफिक फॉर द वर्ल्ड। इतने ज्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स होंगे कि दुनिया, मतलब हमारे हाथ से ट्रेन वैसे तो निकल चुकी है, लेकिन अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो ट्रेन जो है हद से ज्यादा आगे गुजर जाएगी और फिर आप जो है वो लिमिट नहीं कर सकते। तो प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 1.5 डिग्री इसको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन 2 डिग्री से ज्यादा तो किसी भी हालत में आप टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इट वुड रिजल्ट इन कैटास्ट्रोफिक एंड इरिवर्सिबल चेंज। तो ये आप जो है अपने इंग्लिश वोकैबुलरी में इसको इंक्लूड कर सकते हो। बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है, कैटास्ट्रोफिक एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। मतलब ऐसे चेंज होना क्लाइमेट के अंदर जो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, कैटास्ट्रोफिक होंगे और इरिवर्सिबल होंगे। ऐसे चेंज जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार वो हो गया तो फिर वो होता रहेगा, फिर आपके हाथ से वो बात छूट जाएगी
कहते हैं ना अब तो बात हाथ से निकल गई है, उसका मतलब होता है इरिवर्सिबल चेंज। अगर आपने टेम्परेचर 2 डिग्री से आगे किया तो इतने ज्यादा चेंज हो जाएंगे क्लाइमेट के अंदर, आप फिर चाह के कुछ भी नहीं कर सकते हो। यही समय है एक्शन लेने का, तो एक्शन लीजिए। और क्या होगा, मॉनसून प्रेसिपिटेशन, मतलब जो मॉनसून के दौरान रेनफॉल होता है, इट विल ऑल्सो चेंज, इट विल ऑल्सो चेंज। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे, एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। अभी जो है इंडिया में या सब कॉन्टिनेंट में क्या एक्सपीरियंस किया जा रहा है, एक्सट्रीम कोल्ड इवेंट्स जो है वो कम हो रहे हैं, जबकि एक्सट्रीम वार्म इवेंट्स जो है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, देखिए एरोसोल एक कॉन्सेप्ट होता है, एरोसोल और पार्टिकुलेट मैटर, ये सॉलिड पार्टिकल होते हैं, जैसे जो आपकी जो ऐश वगैरह होती है, जो चिमनियां वगैरह होती है, यहाँ से धुआं वगैरह निकलता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, इनको हम लोग एरोसोल्स और पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपकी हवा में चले जाते हैं, हवा में जाने के बाद ये जो सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। फ्यूचर में क्या होगा, जब एरोसोल की मात्रा कम हो जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर सनलाइट तो ग्राउंड तक आने शुरू हो जाएगी। और जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, इंडियन ओशन जो है वो वार्म होने लगेगा, और जब इंडियन ओशन वार्म होगा तो ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगा मॉनसून की वजह से, और जिसमें पहले ही हम यहाँ पर फ्लड को फेस कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो फ्यूचर में जब इंडियन ओशन और ज्यादा गर्म होगा तो कितनी ज्यादा फ्लडिंग आएगा। और इंडिया तो भैया, इंडिया का जो तो पूरा इकोनॉमी है वो तो मॉनसून पे बेस्ड है, और मॉनसून ही अगर गड़बड़ हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी आएगी। यहाँ हमारे यहाँ पे जो है इंटीग्रल, अब इंटरनल जो है माइग्रेशन भी शुरू हो जाएगा लोगों का, जिसे क्लाइमेट रिफ्यूजी कहते हैं, है ना, क्लाइमेट रिफ्यूजीज। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो यहाँ पे किया जाना चाहिए। और पुणे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मटीरियोलॉजी, ये इसका जो है वो हेडक्वार्टर जो है पुणे में है, ये पुणे बेस्ड है। यहाँ पे जो है डॉक्टर स्वपन जो है पनिकल जी हैं, इन्होंने भी यही बात बोली है कि इंटेंसिफाइंग द वाटर साइकिल विच विल अफेक्ट रेनफॉल पैटर्न एज वेल एज इंक्रीज मॉनसून प्रेसिपिटेशन। फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड आती हैं, दे आर गोइंग टू बी मच मच स्ट्रोंगर। अभी तो वो वीक हो रही हैं, लेकिन फ्यूचर में दे आर गोइंग टू बी मच मच स्ट्रोंगर एज लॉन्ग एज देयर इज अ क्वांटिटी ऑफ एरोसोल्स, एरोसोल मतलब सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह। तो भैया फ्यूचर जो है वो बड़ा ही खतरनाक है। जो हमारा सी लेवल है इंडियन ओशन में, इट इज ऑल्सो गोइंग टू राइज इन फ्यूचर। अभी जो है सी लेवल जो है 3.7 mm एनुअली बढ़ रहा है ओशन का लेवल, लेकिन फ्यूचर में ये और भी ज्यादा बढ़ेगा। और जब ओशन का लेवल बढ़ेगा तो जो कोस्टल एरियाज में जो सिटीज हैं भैया वो तो डूब जाएंगी। कोस्टल एरिया में जो ड्रिंकिंग वाटर वाली समस्या पहले से ही है, ये और ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। तो क्लाइमेट चेंज को लेके जो आईपीसीसी की नई रिपोर्ट आई है, इसने कई ऐसे चीजें बताई हैं कि अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो भैया बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, फिर हमारे जो फ्यूचर जनरेशंस हैं वो उसमें कुछ नहीं कर पाएंगी। तो हमारी जनरेशन के पास ही टाइम है और समय है, तो हमारे पास पॉलिटिकल विल होनी चाहिए ताकि हम कुछ एक्शंस लें। तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो भी प्रोमिस किए गए हैं उसको जल्दी से जल्दी फुलफिल किया जाना चाहिए, है ना। तो वो पूरी बात है। अगली जो टॉपिक हमारे यहाँ पे आता है दैट इज अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो बीजेपी ने 2019-2020 में 75% इलेक्टोरल बॉन्ड का इनको पैसा मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड देखिए दिखा देता हूं आपको कैसा होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ कुछ ऐसा होता है ना, ये देखो ये है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो एसबीआई इसको इशू करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एक इस तरह का होता है, अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है तो आप एसबीआई की ब्रांच में जाइए, वहां से इलेक्टोरल बॉन्ड लीजिए, और इसमें जो है आप जो है 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, जितना भी डोनेशन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। लेकिन इसमें जो मैजिकल चीज है वो क्या है, वो ये है, इसमें पूरी तरह से अनोनिमिटी होती है। अनोनिमिटी का मतलब ये होता है कि दैट नोबडी कैन नो किसने पैसा दिया है और कितना पैसा दिया है। दैट इज वेरी मच, मतलब इसी को लेकर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है कि आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दोगे लेकिन किसी को पता ही नहीं चलेगा किसने कितना पैसा दिया। अनोनिमिटी इज द थिंग हियर। इलेक्टोरल बॉन्ड, इवन पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं जान सकती उसको किसने और कितना डोनेशन दिया, किसने कितना फंड किया। तो इसकी वजह से जो जनता है, आप जैसे जो मेरे जैसे लोग हैं, दे विल नेवर कम टू नो कि बीजेपी को, कांग्रेस को, टीएमसी को किसने कितना पैसा दिया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है आरटीआई के अंदर नहीं आती हैं। जो आरटीआई एक्ट है दैट इज नॉट अप्लाइड ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर फंडिंग। लेकिन यहां पे एक चीज और आप समझ लीजिए,
जो पार्टी पावर में है उसके पास ये पावर है, उसको पता चल सकता है कि किसने कितना पैसा दिया। क्योंकि जो पार्टी को पावर में है, जैसे इस टाइम पे बीजेपी है, वो एसबीआई को बोल सकती है कि जिसने भी आपसे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है आप उसकी डिटेल मुझे दीजिए। तो ना तो कांग्रेस के पास, ना ही टीएमसी के पास, ना ही आपके पास अपने बॉन्ड की इंफॉर्मेशन है, लेकिन बीजेपी के पास बॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन है, जो भी पावर पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है। तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है ये, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग होती है इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। अब ये ट्रांसपेरेंट होगा तो जनता को पता चल जाएगा कि कहां से किसने किसने कितना पैसा दिया है। और ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो जनता को भी नहीं पता चल रहा है, तो इसकी वजह से करप्शन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है ना। तो ये जो बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन लोगों के बीच का जो ये नेक्सस है, जो साठगांठ है, भैया यही हमारे यहाँ पे करप्शन की जड़ है। तो पहले आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म करने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंट करना चाहिए आपको सारी चीजें, है ना। तो वो पूरे का पूरा मामला है यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला। पहले पास्ट में भी हम लोग इस टॉपिक को कई बार कर चुके हैं, तो मुझे आइडिया है कि आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में पहले से। एनीवेज, अगली जो बात है वो है पीएम किसान रिलीज्ड पीएम पिचेस एडिबल सोइल। देखिए क्या कह रहे हैं, सेल्फ रिलायंस इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव वर्ड इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए। तो आप इसको भी अपनी नोटबुक में वोकैबुलरी वाले सेक्शन में लिख सकते हो। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है जब आप अपने ऊपर डिपेंडेंट होते हो, यू कैन सस्टेन योर सेल्फ। रिलायंस मतलब विश्वास, सेल्फ रिलायंस व्हेन यू कैन सस्टेन योर सेल्फ, यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन अदर्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस। जैसे क्रूड ऑयल के मामले में इंडिया इज नॉट सेल्फ रिलायंट बिकॉज वी डू नॉट प्रोड्यूस क्रूड ऑयल मच फॉर आवर कंट्री, है ना, वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट। सो सेल्फ रिलायंट नहीं है हम लोग। तो मोदी जी ने कहा है कि एडिबल ऑयल वाले केस में इंडिया काफी ज्यादा एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है दूसरी कंट्री से, इंडिया शुड बी सेल्फ रिलायंस। और इन्होंने कब बोला, देखिए पीएम किसान, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। इसके तहत इंडिया में जो फार्मर्स हैं उनके खाते में 6,000 रुपए पर ईयर जो है वो डाले जाएंगे, समझ रहे हो। और ये जो फार्मर है वो रूरल एरिया में भी हो सकते हैं, अर्बन एरिया में भी हो सकते हैं। तो इनके खाते में 6,000 रुपए डाले जाते हैं टाइम टू टाइम। जो इस बार जो है वो 9th इंस्टॉलमेंट है, मतलब डाले जाएंगे पैसे, 2,000 रुपए हर किसी के अकाउंट में पैसा डाला जाएगा। इसके अंदर उन लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाता जो किसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब जो प्रोफेशन से डॉक्टर हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं लेकिन वैसे फार्मर्स हैं, ठीक है, तो उनको किया जाता है। जो छोटे फार्मर्स होते हैं, मीडियम फार्मर्स होते हैं, उनको ये दिया जाता है ये स्कीम के तहत। तो आपको थोड़ा सा पीएम किसान के बारे में थोड़ा सा जाके इसको पढ़ सकते हो। और ये जो 6,000 रुपए आते हैं ना भैया, ये डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आते हैं, आपके जेब में जो है सीधा कैश आता है। मुझे पता है क्योंकि मेरे फादर साहब वो जो है खुद फार्मर हैं, मेरे पिताजी, और उनके अकाउंट में पैसा आता है। तो ठीक है, आपके भी अगर फार्मर हैं तो आपको पता होगा इस चीज के बारे में। चलिए अगली जो न्यूज है दैट इज अबाउट इन रेयर शो ऑफ यूनैनिमिटी। देखिए इंग्लिश का वर्ड है यूनैनिमिटी। यूनैनिमिटी अपोजिशन, मतलब अपोजिशन बैक्स गवर्नमेंट ऑन की ओबीसी बिल सीक्स डिबेट। देखिए यहाँ पे बैक का मतलब क्या है, बैक का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, किसी को पीछे से सपोर्ट करना, लाइक बैक। तो ये भी एक इंग्लिश का वर्ड आपने वोकैबुलरी में लिख सकते हो, ठीक है। अपोजिशन बैक्स गवर्नमेंट मतलब अपोजिशन जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। इट्स अ वेरी रेयर शो, ऐसा होता नहीं है कि अपोजिशन गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, लेकिन ऐसा हो गया है केस में। इन अ रेयर शो ऑफ यूनैनिमिटी, यूनैनिमिटी मतलब यूनिटी, एक साथ वो लोग आ गए। देखिए ये भी आपका इंग्लिश का वोकैब में आप लिख सकते हो और इस सेंटेंस को भी लिख सकते हो। इन रेयर शो ऑफ यूनैनिमिटी ऑपोजिशन बैक्स गवर्नमेंट ऑन की ओबीसी बिल सीक्स डिबेट। सीक्स का मतलब क्या है, मतलब सीक्स का मतलब ऐसे होता है ढूंढना या डिमांड करना, ठीक है। तो ओपोजिशन जो है वो डिमांड कर रही है ओबीसी बिल के बारे में। देखिए थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूं। सरकार ने जो है कुछ समय पहले जो है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो पास किया था पार्लियामेंट के अंदर। इसके तहत 2018 में इसको पास किया गया था और इसके तहत नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन को स्टैट्यूटरी स्टेटस की बजाय उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। मतलब नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नाउ। चलो ये तो ठीक है कर दिया आपने, लेकिन 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो ओबीसीज या फिर जो स्टेट बैकवर्ड क्लास आप बोल सकते हो, एससीबीसी जिसको बोलते हैं, स्टेट एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, इनको जो डिक्लेयर करने की पावर थी वो स्टेट से छीन के वो सेंटर ने खुद अपने पास रख ली थी।
मतलब फ्यूचर में अगर कोई स्टेट अगर किसी कास्ट को ओबीसी डिक्लेयर करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। स्टेट सेंटर को सिर्फ सजेशन दे सकता है, पूरी पावर जो है वो सेंटर के पास है, मतलब प्रेसिडेंट के पास होती है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट के पास ये पावर थी पहले, लेकिन 102nd अमेंडमेंट में ये पावर सेंटर ने अपने पास ले ली। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहा कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हमारा भैया एक फेडरल सिस्टम है, आप स्टेट से पावर नहीं ले सकते इस तरह से। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डांट लगाई, उसके बाद अब जो है सरकार एक नया अमेंडमेंट बिल लेके आई है जिसमें स्टेट्स को उनकी पावर वापस दी जा रही है। ठीक है, वापस उनको वो पावर दे दी जाएगी और इसीलिए जो है ये 127th अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया हमारे जो है पार्लियामेंट में, अभी जो मॉनसून सेशन चल रहा है, और अपोजिशन पार्टीज ने भी इसका स्वागत किया। ठीक है, तो स्टेट को उनकी पावर वापस मिल जाएगी जो उनसे छीन ली गई थी पहले 102nd अमेंडमेंट के थ्रू। तो अभी जो है फ्यूचर में स्टेट भी जो है अपनी दोबारा ओबीसी लिस्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक और देखिए न्यूज वही है, आईपीसीसी के बारे में है, वही इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज, मैसेज फॉर इंडिया इन आईपीसीसी रिपोर्ट। ये स्पेशल इंडिया स्पेसिफिक है, इंडिया को ध्यान में रख के जो है इस रिपोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन की हैं। तो जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, मॉनसून को लेके है। ठीक है, तो इसने कहा है कि इंडिया को जल्दी से जल्दी नेट जीरो टारगेट अचीव करना चाहिए। नेट जीरो का मतलब ये होता है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप एमिट करोगे उतना ही आप एब्जॉर्ब करोगे, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी सरप्लस ग्रीन हाउस गैस इन द एनवायरमेंट। उसका मतलब होता है नेट जीरो। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, जितना आप ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करोगे उतना ही एब्जॉर्ब करोगे। इंडिया ने अभी कोई टारगेट नहीं रखा है इसके लिए, लेकिन आईपीसीसी ने कहा है कि इंडिया को यह टारगेट जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज और दुनिया की अभी 100 से ज्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने नेट जीरो के लिए अपना टारगेट अचीव कर लिया है, करना है। मतलब उन्होंने कहा है कि 2050 तक हम नेट जीरो तक पहुंच जाएंगे। यूरोपियन यूनियन ने भी बोला है, चाइना ने भी बोला है कि 2060 तक पहुंच जाएंगे, अमेरिका ने भी बोला है 2050 तक। मतलब ये ऐसी कंट्री हैं जो 2050 के बाद और ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एनवायरनमेंट के अंदर ऐड नहीं करेंगी, क्योंकि पेरिस अग्रीमेंट के तहत भी इन्होंने ये प्रॉमिस किया हुआ है और प्रॉमिस तो फुलफिल करना पड़ेगा। इंडिया ने अभी कोई ऐसा टारगेट नहीं दिया है नेट जीरो को लेके। इंडिया ने कहा है कि देखिए मैं अभी काफी स्टेप खुद ले रहा हूं, जितना मुझे लेना चाहिए बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, आई एम टेकिंग मोर स्टेप्स देन रिक्वायर्ड। तो मुझे इस तरह के कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर इंडिया इस तरह का कमिटमेंट करता है तो इंडिया को अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम करना पड़ेगा, और ग्रोथ कम करने का मतलब यह है कि जो पॉवर्टी है हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते। इंडिया में अभी बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, इसीलिए अपनी जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए अभी हमें इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, और अब इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता ग्रीन हाउस गैसेज को नेट जीरो पे लेके आने के लिए। हाँ, इंडिया अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहा है, सोलर पैनल वगैरह के अंदर पूरा हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रॉमिस नहीं किया है नेट जीरो का। बट आईपीसीसी रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया को भी प्रॉमिस करना चाहिए और जल्दी से जल्दी नेट जीरो अचीव करना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, और इंडिया के बिना ये टारगेट पूरा नहीं हो सकता। जो 2 डिग्री तक हम लोगों को मेंटेन करना है टेम्परेचर, इंडिया के बिना ये सपना अधूरा है। तो भैया इंडिया इतना बड़ा प्लेयर है यहाँ पे, इसको डेफिनेटली इसके अंदर आना चाहिए, लेकिन इंडिया की अपनी मजबूरियां हैं, आप समझते हो बातों को। अगली जो न्यूज है वो सबरीमाला को लेके है। देखिए मैं इसको नहीं करवाने वाला हूँ, पास्ट में हम लोग इसको अच्छे से कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ये रिकमेंडेड है, आप इस आर्टिकल को भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज हम लोग करने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम द एडिटोरियल सेक्शन, लेकिन आज की एडिटोरियल पेज में नथिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्सप्लेन्ड सेक्शन में एक दो चीजें बहुत अच्छी है मैं आपको कराऊंगा। तो पहले तो देखिए ये जो गोगरा पास वाला इशू है, पूरा देपसांग गोगरा पास पेंगोंग सो लेक है ना, देपचोंग, ये हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं इंडिया चाइना को लेके। तो ये पूरा एडिटोरियल है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो इसको दोबारा से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट वर्सेस सिटीजन, जो पैगासस को लेके भी हम लोग कितनी बार ये न्यूज है ना बासी न्यूज हो चुकी है, मुझे समझ में ही नहीं आता एक्सप्रेस वाले बार बार ये न्यूज को क्यों देते हैं जब एक बार कवर चुके होते हैं, है ना। तो इनको कुछ नया लेके आना चाहिए मार्केट में। अगली जो है नोट जस्ट दलित विद बहुजन मूवमेंट वीकनिंग, तो ये पूरा पॉलिटिकल एडिटोरियल है, तो कोई मतलब नहीं है इसको करने का पॉलिटिकल, है ना।
लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय है, आप इसको थोड़ा-सा पढ़ सकते हो, कास्ट पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, ठीक है? तो इसको कोई करने का मतलब नहीं है। आइडिया पेज को तो हम वैसे कवर नहीं करते हैं, लेकिन ये तो अफ़गानिस्तान के बारे में है। अफ़गानिस्तान के बारे में हम कितनी बार जो है पढ़ चुके हैं, तो दोबारा से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, इसको भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है? चलिए, जैसे ये फ्रॉम रुक्मणी है, ये तो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं है, तो आप इसको भी छोड़ सकते हो। तो एडिटोरियल वाले पेज में और आइडिया वाले पेज में देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट टुडे। एक्सप्लेन सेक्शन में हम एक दो चीजों को पढ़ेंगे। 1000 flee as तालिबान कैप्चर 6th प्रोविंस कैपिटल इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो है रोज अपनी टेरिटरी को, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाता चला जा रहा है, नई नई टेरिटरी के ऊपर कब्जा करता चला जा रहा है। तो अभी जो है उन्होंने 6th लार्जेस्ट प्रोविंस को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है, ठीक है, जिसका नाम है सामांगन प्रोविंस, ठीक है। तो धीरे धीरे तालिबान जो है कंट्रोल करता आ रहा है। तो इसके बारे में पहले बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, तो अभी नया पढ़ के कोई फायदा नहीं है। चाइना पनिशेस लोकल ऑफिशियल्स ओवर न्यू सर्ज इन फ्यूल्ड बाय डेल्टा। भैया देखिए, चाइना में भी डेल्टा वेरिएंट पहुंच चुका है। इंडिया में तो इसने धूम मचाई थी, कितने सारे लोगों की जान चली गई है ना सेकंड वेव में। चाइना में भी ये पहुंच चुका है। तो चाइना में क्या होता है, जब भी वहां पे किसी पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा केस बढ़ने लगते हैं, तो वहां के जो ऑफिसर्स होते हैं, चाइना उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा देता है और उनको सस्पेंड कर देता है। हम देखिए ये मॉडल इंडिया के अंदर भी कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर या किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर केस बढ़ रहे हैं लगातार, तो वहां के ऑफिसर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए सरकार को, है ना, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो जनता के लिए, सरकार के लिए, है ना। तो वो सब करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। बांग्लादेश के अंदर जो है टेम्पल्स और माइनॉरिटीज पे अटैक हुआ, टेम्पल्स पे अटैक हुआ, इसको लेके आप थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ सकते हो। देखिए पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक होता है, स्पेशली हिंदूज को टारगेट किया जाता है, या फिर जो दूसरी सिख कम्युनिटी है या जैन बुद्ध कम्युनिटी है, उनके ऊपर अटैक किया जाता है। तो इसको लेके थोड़ा पढ़ सकते हो। हालांकि बांग्लादेश में उनके अगेंस्ट में एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में तो ब्लास्फेमी जो लॉ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो पाकिस्तान के अंदर तो एकदम पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में अटैक किया जाता है माइनॉरिटीज़ के ऊपर। चलिए, अगला जो है एक्सप्लेन सेक्शन में एक दो चीज़ें हैं, हम लोग इसको करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार इकोनॉमी सेक्शन भी देख लेते हैं। ये एसएबी पीएनबी वाला पर्टिकुलर न्यूज़, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये भी हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट टर्न्स डाउन अमेजोन फ्लिपकार्ट प्ली अगेंस्ट सीसीआई प्रो, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कल भी मैंने आपको कराया था, पहले पास्ट में भी मैं करवा चुका हूं कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट में सीसीआई जो है इंक्वायरी कर रही है। सीसीआई का ये कहना है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि ये जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन है, ये अपनी पावर का फायदा उठा के कुछ पर्टिकुलर कंपनीज को सपोर्ट करती हैं, जिससे कंज्यूमर को होता है नुकसान। ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करते। सीसीआई कह रहा है कि चलिए आप नहीं करते तो इंक्वायरी कर लेते हैं। सीसीआई की इस इंक्वायरी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने केस फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रिक्वेस्ट को जो है डिक्लाइन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो डर क्यों रहे हो, आप इतना पैनिक हो रहे हो, उछल रहे हो आप ठीक है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया है। तो सीसीआई अभी इनको प्रोब करेगा, और अगर सीसीआई को ऐसा लगता है, एविडेंस मिलते हैं कि अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, तो डेफिनेटली इनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि किसी पर्टिकुलर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में और इंडिया जैसी ओपन इकोनॉमी में जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, अनहेल्दी नहीं होना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है इंट्रोड्यूस करेगी सरकार, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले ही काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गया है। अपोजिशन पार्टी इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपोज कर रही हैं। क्यों कर रही हैं, देखिए सारा मामला ये है। सरकार जो है, जो डिस्कॉम कंपनीज होती हैं, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशनल कंपनीज होती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वहां पे प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है। आज के समय में जितनी भी जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी है, मोस्टली वो सरकारी कंपनियां हैं, स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देंगे। अभी कुछ गिनी चुनी जगह जैसे दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, है ना, यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन सरकार अभी प्राइवेट कंपनी को ज्यादा इंट्रोड्यूस यहाँ पे करना चाहती है। उनका ये मानना है कि जो सरकारी कंपनियां हैं बिजली महकमे में, वो फायदे में नहीं है, बहुत नुकसान में जा रही हैं, बहुत लॉस हो रहा है उनको। लेकिन अपोजिशन पार्टी वाले इसको अपोज कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर आएगा तो वो सिर्फ अमीर लोगों को ही बिजली देंगे,
गरीब लोगों को बिजली नहीं देगी क्योंकि गरीब लोग के पास पैसा नहीं है बिल चुकाने के लिए। और उनका यह मानना है कि सरकार चेरी पिकिंग करेगी। चेरी पिकिंग मतलब कुछ सिलेक्टिव अपने जो मित्र हैं उनके, जैसे टाटा अंबानी बिरला वगैरह, इनको ही फेवर करेगी, है ना। तो इसलिए वो जो अपोज कर रहे हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ पे अपोजिशन का एक ही काम है, अपोज करना, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, बिना सोचे समझे सिर्फ अपोज करो, गालियां दो। तो एनीवेज, अगली जो खबर है वो आती है, देखिए, क्लियरेस्ट पिक्चर ऑफ द क्लाइमेट। वो फिर से आईपीसीसी रिपोर्ट की बात कर रहा है। भैया इस आईपीसीसी रिपोर्ट के बारे में इतनी आज 4-5 आर्टिकल इन्होंने दे दिए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों दिया है, बट स्टिल ठीक है, आप भी इसको पढ़ सकते हो, रिकमेंडेड है। बार बार मैं सेम चीज तो रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हो, इट इज रिकमेंडेड, ठीक है, पढ़ना है आपको ये। चलिए, अगली जो न्यूज है वो भी जो है आईपीसी से रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ी सी हटके न्यूज है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये पिक्चर आप यहां पे ध्यान से देखिए, इसे कहा जाता है थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। थर्मोहलाइन सर्कुलेशन, तो ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये पूरे का पूरा है ट्रॉपिकल एरिया, है ना। ये जो है आपका ट्रॉपिकल एरिया है, ये जो है वार्म एरिया है, तो हीट सरप्लस एरिया है। लेकिन जो आपका टेम्परेट और ये आपका पोलर रीजन है, ये हीट डेफिसिट रीजन है, हीट डेफिसिट। तो होता क्या है, ओशियंस के थ्रू हीट जो है वो ट्रांसफर होती रहती है, ट्रॉपिकल से पोलर में और पोलर से ट्रॉपिकल में। इस जो हीट ट्रांसफर होती है ना थ्रू ओशियंस, इसको ही बोलते हैं थर्मोहलाइन सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये जो जैसे रेड कलर में आपको जो नजर आ रहा है, वो सरफेस पे वाटर जो है वो टेम्परेट से, जैसे आप ओशन करंट तो आपने पढ़ा ही है ना, ओशन करंट्स, ओशन करंट्स। तो ये सरफेस पे वार्म ओशन करंट जाता है पोल्स की तरफ, यहां जाके ठंडा हो जाता है, ठंडा होने की वजह से हैवी हो जाता है और सिंक करता है नीचे, ओशन सरफेस के नीचे फ्लो करता है और दोबारा से ये ऊपर आ जाता है। तो ये पूरे का पूरा वाटर सर्कुलेशन जो है हमारे ओशंस के अंदर चलता रहता है, जिसे कहते हैं थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। और ये किस लिए यूज होता है, हीट ट्रांसफर के लिए, हीट ट्रांसफर एंड हीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो भैया जो नई रिपोर्ट है, जो नई एविडेंस है, वो ये दिखाते हैं कि ये जो पूरा पूरा थर्मोहलाइन सर्कुलेशन है ये डिस्टर्ब हो रहा है। तो हीट ट्रांसफर में जो है प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली जो अटलांटिक ओशन आप देख रहे हो ना, ये वाला सर्कुलेशन, ये तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो गया है। तो ये जो सरफेस वार्म ओशन करंट है ये वीक होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो यूरोप है ना, देखा आप यहां पे देख सकते हो यूरोप, देखिए यहां से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आती है, ये वार्म करंट आता है। इस नॉर्थ अटलांटिक वार्म करंट की वजह से जो वेस्टर्न यूरोप है ना, ये गर्म रहता है, इट इज वार्म। अगर ये ना होता, ये ईस्ट, ये जो आपका जो है ड्रिफ्ट ना होती, तो भैया ये इतना ठंडा होता कि मोस्टली ये फ्रीजिंग होता। तो नए एविडेंस यही शो कर रहे हैं कि जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये वीक होती चली जा रही है, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो आपका वेस्टर्न यूरोप है, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कोल्ड, और यहाँ पे रेनफॉल भी कम हो जाएगा। यूरोप में रेनफॉल होता है क्योंकि यहाँ पे ये पानी गर्म है, और सपोज करिए पानी ठंडा हो जाएगा ना, पानी जब पानी ठंडा हो जाएगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा तो क्लाउड भी नहीं बनेंगे, क्लाउड नहीं बनेगा तो रेनफॉल भी नहीं होगा। तो इतना ज्यादा इंपैक्ट है इस चीज का। तो ये नई एविडेंस स्टडी यही दिखाती है कि ये वीक होता चला जा रहा है, जिसके काफी ज्यादा जो है नुकसान होने वाला है फ्यूचर में हम लोगों को। एक और चीज इन्होंने बताई है, इन्होंने कही है जो इंडियन ओशन है, इट इज गेटिंग वार्मर एंड वार्मर, ये ज्यादा गर्म हो रहा है। इंडियन ओशन गर्म हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ज्यादा रेनफॉल होगा। तो इंडियन ओशन में जो है रेनफॉल ज्यादा होगा, और अटलांटिक ओशन में, यूरोप में रेनफॉल कम होगा। तो ये पूरे का पूरा पैटर्न दोस्तों डिस्टर्ब हो गया यहाँ पे। और इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, वो पूरा मानसून के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आने वाले समय में ये जो पूरा सर्कुलेशन है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो अटलांटिक ओशन में जो ग्रीनलैंड के आसपास जो है, यहाँ पे आइस जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये तो जाएगा नहीं। और जब वो आइस मेल्ट होगी समर्स के टाइम पे, जब वो मेल्ट होगी तो वार्म वाटर जो फ्रेश वाटर है वो ऐड होगा। जब फ्रेश वाटर ऐड होगा तो सैलिनिटी जो है वो कम हो जाएगी, और सैलिनिटी जब कम हो जाएगी तो वाटर जो है वो लाइट हो जाएगा, और वो नीचे जाके सिंक करेगा नहीं। तो ये पूरे का पूरा थर्मोहलाइन सर्कुलेशन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू एविडेंस। तो थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बता दिया। इसे कहते हैं अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ये इसका नाम है। थर्मोहलाइन सर्कुलेशन भी आप इसको बोल सकते हो। तो इट इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड डे बाय डे, है ना। और इसका एविडेंस ये कहता है कि पिछले 100, अब देखिए ऐसा भी नहीं है पहली बार हो रहा है, पास्ट में भी ये डिस्टर्ब हो चुका है।
उस टाइम में यहाँ पे आइसेज हुआ करती थी, लेकिन पिछले 100-200 सालों में ये एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से हुआ। एंथ्रोपोजेनिक का रीजन का मतलब होता है जो ह्यूमंस रिलेटेड होते हैं। तो ये भी आप इंग्लिश का एक वोकैब का वर्ड यहाँ पे लिख सकते हो, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, मतलब ह्यूमन मेड फैक्टर्स जिसको बोला जाता है एंथ्रोपोजेनिक। तो आप फ्यूचर में अपने एग्जाम में एंथ्रोपोजेनिक वर्ड का यूज करना रादर देन ह्यूमन मेड, है ना, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो पिछली आइस एज में हुआ था, तो न कुछ नया है, तो इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक यहाँ पे करवा दिया। लेकिन आप इस एडिटोरियल को, थोड़ा सा आर्टिकल को एक बार डिटेल में जाके पढ़ लेना, थोड़ा इसके बारे में गूगल कर लेना, इंपॉर्टेंट है, नया है, कुछ नया सीखते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप इसको जाके पढ़ सकते हो। सो यही था आज का पूरा न्यूज़पेपर में। थोड़ा सा फास्ट मैंने करने की कोशिश की है, क्योंकि ज्यादातर आर्टिकल जो है ऐसे ही थे जो हम लोग पास्ट में कर चुके हैं, कुछ नए थे वो भी नए हम लोगों ने देखा। लेकिन आज सजेशन मैं आपको यही करूंगा कि आप जो है इलेक्टोरल बॉन्ड वाला टॉपिक जाके पढ़ें, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसकी पूरी क्रिटिकल एनालिसिस आपको पढ़ना है, इसका प्लस पॉइंट, इसका नेगेटिव पॉइंट, जो गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन है, वो सारी सारी चीजें और कुछ सॉल्यूशन वगैरह आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। और बस यही आज के लिए। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो ITU classes_UPSC ये हमारा वहाँ पे पेज है, आप इसको जाके फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम पे जो है ITU classes_UPSC, इसको सर्च में जाओगे तो आप इसको डाल सकते हो, आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और यूट्यूब पे तो भैया आप लोगों को सब्सक्राइब कर ही लोगे, है ना, तो उसमें कोई डाउट है ही नहीं। और थोड़ा सा डिले हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा रिग्रेट है, लेकिन आपके लिए समय निकाल के हम लोग ला रहे हैं जैसे कैसे करके, बट ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।